साथियों नमस्कार। ऑपरेशन थंडरबोल्ट या इजराइल का जो कमांडो ऑपरेशन था उसी के आज सेकंड एपिसोड में हम वापस आपसे मुलाकात कर रहे हैं। साथियों, पिछली बार हमने जो कुछ प्लेन हाईजैक हुआ उसके साथ इजराइल ने क्या क्या काम किया, उनका थॉट प्रोसेस, सब कुछ हमने डिस्कस किया। और आज इस एपिसोड में इजराइल का एक्शन और एक अच्छा खासा एक्शन किस तरह से हुआ उस पर हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, 30 जून को इजराइल के रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस, जिनको अधिकृत किया जाता है इजराइल की कैबिनेट की तरफ से कि आप एक एक्शन प्लान बनाइए और एक्शन प्लान बनाकर के पूरी की पूरी कैबिनेट के सामने रखिए। शिमोन पेरेस 2 आदमियों को चूज करते हैं आर्मी से। एक हैं ब्रिगेडियर शेमरन और दूसरे हैं योनाथन नेतान्याहू। आज जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू, ये नेतान्याहू उनके बड़े भाई थे जिन्होंने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को लीड किया था। और मैं नेतान्याहू के बारे में बता दूं, ये अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था अपने ज़माने का। लेकिन 1967 में अचानक इन्होंने सोचा कि मुझे अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए। ये उस पढ़ाई को बीच में छोड़ करके इजराइल आ जाते हैं और इजराइल में हिब्रू यूनिवर्सिटी में फिर पढ़ाई करने लग जाते हैं। दोनों ऑफिसर्स को जब बुलाया जाता है और दोनों ऑफिसर्स को बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने अब एक्शन और कमांडो ऑपरेशन करने का मानस बना लिया है और आप दोनों लोगों को इस ऑपरेशन को हीड करना है। रात को 3 बजे तक मीटिंग चलती है और 3 बजे तक मीटिंग चलती है तो 3 ऑप्शंस कि कमांडो ऑपरेशन किया किस तरह से जाए, 3 ऑप्शंस निकल कर सामने आते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो युगांडा का जो एंटेबे एयरपोर्ट है जहां पर कि बंदी बना करके रखा गया है सारे के सारे इजरायलियों को, उसके बिल्कुल पास एक लेक विक्टोरिया है। बहुत बड़ी लेक है जो कीनिया से लगा करके और युगांडा तक और आगे तंजानिया में भी निकल जाती है। तो पहले ही सोचा गया कि लेक विक्टोरिया में हमारे पैराट्रूपर्स को उतार दिया जाए, वो तैरते तैरते या रबड़ बोट्स में पार करते हुए एयरपोर्ट पर आ जाए, टर्मिनल पर चुपचाप, और उसके बाद शूट आउट हो जाए और शूट आउट करने के बाद में सारे के सारे आतंकवादियों को मारते हुए उन बंदियों को छुड़ा लिया जाए। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एक ये होता है कि हम सारे के सारे अपने सैनिकों को कीनिया के बॉर्डर पर उतार, कीनिया और युगांडा का बॉर्डर मिलता हुआ है तो उन्हें कीनिया के बॉर्डर पर उतार दिया जाए और वहाँ से कीनिया के बॉर्डर से वो लेक विक्टोरिया में एंटर करें और वहाँ से फिर ऑपरेशन कर लें। और तीसरा ऑप्शन ये निकला कि सीधा का सीधा एयर स्ट्राइक हो और एयर स्ट्राइक में हमारे कमांडोज सीधे एयरपोर्ट पर उतरें और एयरपोर्ट पर उतर कर इस कमांडो ऑपरेशन को अंजाम दे दें। हुआ क्या कि जब लेक विक्टोरिया का ऑप्शन अच्छा लग रहा था, लेकिन एक कमांडो ने यह कह दिया कि साहब लेक विक्टोरिया में मगरमच्छ बहुत हैं और शार्क मछलियां भी बहुत है। तो अगर कमांडोज को उतारा गया और शार्क मछलियों ने अटैक कर दिया तो ये ऑपरेशन सारा का सारा खतरे में पड़ जाएगा। तो उन दोनों ऑप्शंस को अलग हटा दिया गया और एयरपोर्ट पर डायरेक्ट स्ट्राइक करने के ऑप्शन को सबसे बढ़िया और सबसे असरदार ऑपरेशन बना गया। तो इस ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी गई। ये सारा जो ये प्रपोजल बना, उसके बाद 1 जुलाई को पूरी कैबिनेट की मीटिंग होती है और कैबिनेट की मीटिंग में सारे के सारे 18 मिनिस्टर्स उस कैबिनेट की मीटिंग को में आते हैं। और उस कैबिनेट की मीटिंग में इजराइल के प्रधानमंत्री याजिक राबिन ने बड़ा जोरदार भाषण दिया और उस भाषण में एक लाइन उन्होंने कही कि वी हैव ए सॉवरेन स्टेट एंड वी मस्ट बिहेव लाइक ए सॉवरेन स्टेट। हम एक आज़ाद राष्ट्र हैं और आज़ाद राष्ट्र की तरह से काम करेंगे। हम किसी भी तरह के ब्लैकमेलिंग में और किसी भी तरह के अपहरणकर्ताओं के दबाव में हमें नहीं आना है। और जब चूंकि नहीं आना है तो प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि आज 1 तारीख है, डेडलाइन आज समाप्त हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 तारीख डेडलाइन थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बात तो ये अपहरणकर्ताओं से बात की जाए और 4 तारीख तक उस डेडलाइन को बढ़वा दिया जाए। लेकिन उन्होंने एक बात ये की कि 4 तारीख को जो डेडलाइन बढ़ाई जा रही है, जस्ट वी आर बाइंग द टाइम, हमें टाइम और चाहिए अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। हम अपहरणकर्ताओं
कि प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, हमें अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी है और 4 तारीख को जो सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, जो कमांडो ऑपरेशन करना है, उसको अंजाम देने के लिए हमें 4 तारीख तक का समय लेना है। अपहरणकर्ताओं से बात की गई, 4 तारीख तक के समय के लिए अपहरणकर्ता तैयार हो जाते हैं। अब एक दूसरा देखिए आप, सीक्रेट सर्विस किस तरह से काम करती है, कभी कभी इंटेलिजेंस। अब एयरपोर्ट का जो ओल्ड टर्मिनल है जहां पर कि सारे के सारे बंदी रखे गए हैं, उसको 25 साल पहले एक इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर ने ही उस बिल्डिंग को बनाया था, और वो इजराइल का कॉन्ट्रैक्टर उस समय पेरिस में जाकर के शिफ्ट हो गया था। उसी समय पेरिस में उस इजरायली कॉन्ट्रैक्टर से बात की जाती है कि तुमने जो युगांडा में एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाया था उसके ब्लूप्रिंट्स हमें चाहिए। वो ब्लूप्रिंट्स मंगवाए जाते हैं और उसी ब्लूप्रिंट्स के साथ सिनाई के डेजर्ट में 6 घंटे के अंदर अंदर एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता है, उस टर्मिनल का निर्माण किया जाता है। और उस टर्मिनल का निर्माण करने के साथ साथ उसी किस तरह से, जैसे कि उस आदमी ने बताया था कि इस तरह का टर्मिनल बनाया जाता है, और उस टर्मिनल को बनाने के साथ उसमें मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाता है कि कैसे कमांडो जाएंगे, कैसे शूट आउट होगा, कैसे मारेंगे अपहरणकर्ताओं को, कैसे छुड़ाएंगे। कुल मिलाकर के नेतान्याहू ने कहा कि 55 मिनट में पूरा का पूरा ऑपरेशन हमें अंजाम देना है। पहला मॉक ड्रिल हुआ 60 मिनट लगे, दूसरा मॉक ड्रिल हुआ 57 मिनट लगे, तीसरा मॉक ड्रिल हुआ 55 मिनट लगे। और जब 55 मिनट लग गए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, और ये 55 मिनट में हमें युगांडा 3,500 किलोमीटर दूर जाकर के सिर्फ 55 मिनट में 55 से 56वां मिनट नहीं होना चाहिए, और 55 मिनट में सारे के सारे हमारे इजरायली बंदियों को एरोप्लेन में बिठा करके उस एयरपोर्ट टर्मिनल को हमें छोड़ देना है। सब कुछ हो जाता है। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया, कोड वर्ड था थंडरबोल्ट, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अब एक दूसरी चीज और है, क्योंकि दादा ईदी अमीन एक काली मर्सिडीज काम में लेते थे, एक ही मर्सिडीज गाड़ी थी, और उस मर्सिडीज गाड़ी को भी उन्होंने कहा हमें साथ ले जाना है, ताकि एयरपोर्ट टर्मिनल पर जब उतरें तो एयरपोर्ट स्टाफ को यही अंदेशा हो, यही वो लोग सोचें कि इस समय दादा ईदी अमीन ही टर्मिनल पर आए हुए हैं। काली मर्सिडीज को तैयार करवाया जाता है, एक ही मर्सिडीज थी पूरी इजराइल में, उस मर्सिडीज को तैयार करवाया जाता है। एक बात और कही गई कि जब भी, क्योंकि तेल अवीव से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, सिग्नल मिलता रहेगा, जब एंटेबे एयरपोर्ट के ऊपर जब हमारे विमान पहुंच जाएंगे तो सिग्नल दिया जाएगा ओवर जॉर्डन। ओवर एंटेबे नहीं दिया जाएगा ताकि उस सिग्नल को कैच भी कर ले, ओवर जॉर्डन ही सिग्नल दिया जाएगा। 4 टीम्स बनाएगी, पहला एसॉल्ट टीम जो कि अटैक करेगी, दूसरी मेडिकल टीम, इमरजेंसी जाएंगी, हमारे कमांडोज भी घायल हो सकते हैं, इजरायली बंदी भी घायल हो सकते हैं, उनके लिए पूरा का पूरा एक एरोप्लेन जिसमें कि मेडिकल यूनिट बनाया गया, आईसीयू बना गया, वो एक दूसरी यूनिट। तीसरी यूनिट ग्राउंड कम्युनिकेशन, कि जब हमारे सारे सिस्टम काम करेंगे तो उस समय हर एक के पास एक फ़ोन होगा, उस फ़ोन से बराबर वो कम्युनिकेशन सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि एयरपोर्ट लंबा चौड़ा है, तो एक पूरे विमान में कम्युनिकेशन को सिस्टम को डेवलप किया गया। और चौथी जो टीम बनाएगी, वो चौथी टीम ये बनाएगी कि जब ये सब कुछ अब इस ऑपरेशन चल रहा होगा, उस समय हमारे बंदियों को लेकर के आना और फटाफट विमान में बैठा था। अब आप सोचिए कितना जबरदस्त कमांडो ऑपरेशन है कि एक तरफ गोलियां चलती रहेगी, दूसरी तरफ कम्युनिकेशन सिस्टम चलता रहेगा, तीसरी तरफ मेडिकल यूनिट हमारा ऑपरेशन रहेगी, और चौथा जो टीम होगी वो हमारे बंदियों को ला करके फटाफट विमान का इंजन चालू रहेगा और चालू विमान में उन लोगों को बिठाना है। साहब 5 विमान तैयार होते हैं, 3 विमान तो C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट होते हैं, सबसे बढ़िया विमान समय का होता है। उस 3 विमानों में एक में असॉल्ट टीम जिसमें कि 29 कमांडोज हैं, दूसरा विमान जो होता है जो कि हॉस्टेज जो बंदी है उनको लाने का काम उनका होता है, और तीसरा विमान जो कम्युनिकेशन लिंक जो सिग्नल बराबर देता रहेगा, तेल अवीव को भी सिग्नल देता रहेगा, सारे विमानों को भी सिग्नल देता रहेगा। और दूसरे 2 विमान और होते हैं जिसमें कि मेडिकल यूनिट पूरी की पूरी ऑपरेशन थिएटर सब कुछ सजा हुआ है, और एक जो विमान होगा वो ऊपर एयरपोर्ट पर उड़ता ही रहेगा, जो कि सर्विलेंस पूरा देखता रहेगा कि कोई दूसरा कमांडोज या कोई दूसरा एरोप्लेन युगांडा का तो आकर के अटैक नहीं कर रहा है। 5 विमान तैयार हो गए। पहले विमान में टैंक भी रखा गया, एक टैंक, एक जीप जीप के ऊपर एक मशीन गन माउंट की हुई है, एक मर्सिडीज कार जो कि दादा ईदी अमीन काम में लेते थे ताकि उनको ये पता लगे कि यहाँ दादा ईदी अमीन शायद एयरपोर्ट घूम रहे हैं। रूट जो तैयार किया गया, अगर आप कभी अफ्रीका का नक्शा देखें तो जो रूट तैयार किया गया वो रेड सी से विमान निकलेंगे, और रेड सी से निकल करके उसके बाद
वो इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, कीनिया और कीनिया को क्रॉस करते हुए लेफ्ट हैंड में मुड़ करके उस समय उसके बाद युगांडा का बॉर्डर आ जाएगा। ये जितने भी देशों के नाम में ले रहा हूं वो सारे के सारे इजराइल के दुश्मन देश थे। मतलब आप सोचिए कि कमांडो ऑपरेशन कितना तगड़ा करना पड़ रहा होगा उनको कि किसी भी कंट्री के ऊपर से आपका विमान उड़ रहा है और किसी भी कंट्री ने आपको ट्रेस कर लिया तो सारे के सारे ऑपरेशन का सत्यानाश हो सकता है, विमान को शूट कर देगा। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या हो कि आप उनके सर्वेलेंस में ना आए, आप उनके राडार सिस्टम में नहीं आए। 3,500 किलोमीटर तक की सारी यात्रा सिर्फ सी लेवल से 60 फीट की ऊंचाई पर आपके विमान उड़ रहे हैं। सोचिए कितना मुश्किल पायलट के लिए वो होगा कि 60 से 100 फीट की ऊंचाई पर, जमीन से 60 से 100 फीट की ऊंचाई पर आपके विमान उड़ रहे हैं, हाइट आप ले नहीं पा रहे हैं। और जब भी साथियों अगर विमान पूरी हाइट नहीं ले पाता है तो पायलट के लिए बहुत मुश्किल काम होता है उस विमान को उड़ाना। लेकिन क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल वहां पड़ता है, पूरे के पूरे ऑपरेशन में 60 से 100 फीट। उन्होंने ये भी देख लिया उसी समय ज्वार भाटे का समय भी होता है, टाइड का समय भी समुद्र पर होता है, उस चीज़ को भी उनको देखना है। और उन्होंने देख लिया था कि एंटीबे एयरपोर्ट पर जब विमान पहुंचेंगे उस समय रात के 11:40 हो चुके होंगे। 11:40 से 12:30 बजे के बीच में सारे ऑपरेशन को अंजाम देना है। विमानों के जाने का अब जो और उसके लिए जब एयरपोर्ट जो बनाया गया था वो सिनाई का एक बिल्कुल सुनसान जगह है, छोटा सा एयरपोर्ट बनाया गया, वहीं से उन 5 विमानों को भेजा गया ताकि तेल अवीव या जेरूसलम से किसी भी तरह का कोई भी संकेत उनको ना मिले। ये सब कुछ हो रहा है। 1 जुलाई को ही एक अमेरिकन डेलीगेशन आता है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर उनके सम्मान में भोज दे रहे हैं, डिनर दे रहे हैं, लेकिन किसी तरह का डाउट किसी को नहीं होने दिया जा रहा है दुनिया में कि ये सब कुछ कितनी गहन तैयारी चल रही है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर एक ही बात ये कहते हैं कि ये देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है और परीक्षा की घड़ी है। 5 विमान तैयार हैं और जो मेन लीडर है नेतान्याहू, हर विमान में जाते हैं उनके मोटिवेशन के लिए जाने से पहले, और एक विमान जाने के बाद वो कहते हैं चढ़ने के बाद कि साथियों हमने अपने खून से इस देश का इतिहास लिखा है और आज फिर एक नई इबारत लिखने का समय आ गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सारे सकुशल वापस लौटेंगे और अपने साथियों को लेकर के लौटेंगे। और बड़ा मार्मिक क्षण होता है वो। उसके बाद अपने विमान में जाकर के बैठते हैं। 5 विमान को नेतान्याहू इशारा करते हैं पंखा चलाने का, पंखे चलते हैं और विमान वहाँ से उड़ करके अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले जाते हैं। तो उनको स्लोगन दिया गया 3S, स्पीड, साइलेंस एंड सरप्राइज। स्पीड आपकी मेंटेन रखनी है, कंप्लीट साइलेंस, हर एक की गन में साइलेंसर लगे हुए, चुपचाप जितना काम करना है। और एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया कि जब आप एयरपोर्ट टर्मिनल पर पहुंच जाएं तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन और सारी बातचीत आपको हिब्रू भाषा में ही करनी है। क्यों कि अगर हिब्रू भाषा में नहीं करेंगे तो इजरायली सोच सकते हैं मंदी कि शायद कोई युगांडा का ही इसमें कोई हाथ है या कुछ और चक्कर है। इसलिए इन सारे इंस्ट्रक्शन के साथ प्लेन चालू होते हैं। 9 घंटे की जर्नी, जब 15 किलोमीटर दूर एंटीबे एयरपोर्ट से रहते हैं, तेल अवीव को सिग्नल मिलता है ओवर टू जॉर्डन। ओवर टू जॉर्डन का मतलब ये है कि अब सिर्फ 8 मिनट बाद हम एंटीबे एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। एंटीबे एयरपोर्ट पर जब उतरने वाले होते हैं, सारे के सारे इजरायली कमांडोज अपने चेहरों को काला कर लेते हैं ताकि युगांडा के नागरिकों उनको समझा जाए। रात के 11:40 पर कंप्लीट उसी समय के हिसाब से लाइट बिल्कुल मंदी में एयरपोर्ट पर पहला विमान उतरता है। एसॉल्ट यूनिट, विमान जमीन से 2 फीट ऊपर है, उसी समय कमांडो उतरना चालू कर देते हैं। जमीन को जो टच करता है, पहली जीप उतरती है, उसके बाद मर्सिडीज कार उतरती है जिसमें नेतान्याहू खुद है, उसके बाद टैंक उतरता है। जो ही टर्मिनल पर पहुंचते हैं, पहले तो युगांडा के सिक्योरिटी वाले सोचते हैं कि शायद दादा ईदी अमीन ही आगे दिखते हैं, क्योंकि दादा ईदी अमीन को भी विदेशी दौरे से आना था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक गलती ये हो गई कि वो ये सोच रहे थे कि इजरायलियों ने ये सोचा कि शायद ब्लैक मर्सिडीज हमेशा यूज़ करते हैं, उसी नंबर की प्लेट ला के ले आते हैं। लेकिन 2 दिन पहले दादा ईदी अमीन ने एक वाइट मर्सिडीज खरीद ली थी और वहाँ थोड़ा सा उनको डाउट हो जाता है सिक्योरिटी वालों को, और सिक्योरिटी वाले जो ही रोकते हैं साइलेंस लगी गन से उनको शूट आउट किया जाता है। शूट आउट करते ही सारे के सारे कमांडोज अंदर जाते हैं। कहते हैं कि 32 मिनट तक बराबर शूट आउट होता है। हिब्रू भाषा में उनको समझा दिया जाता है सारे इजरायली बंदियों को कि विमान पर
आपको चढ़ना है, जो यूनिट जो जिसको कि हॉस्टेज को फ्री करना है वो उनको सपोर्ट करके दूसरा विमान आता है, इंजन चालू है, सभी यात्रियों को बिठाया जाता है, बिठा करके उसके बाद जब शूट आउट प्रोसेस चालू होता है तो उसमें एक कमांडो की जान जाती है और वो कमांडो मिस्टर नेतान्याहू होते हैं। इन्हीं नेतान्याहू जो कि आज इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका जो बड़ा भाई होता है उसकी जान चली जाती है। ऊपर टावर से वो गोली मारते हैं, सारे इजरायली साथियों को विमान में बिठा लिया जाता है। पहला विमान उड़ जाता है, दूसरा जो मेडिकल यूनिट है वो वाला विमान उड़ जाता है। लेकिन अभी एक काम बाकी है और वो काम ये है कि जो आखिरी विमान है उसको एक काम सौंपा गया है कि जो सारे आतंकवादी मार दिए गए हैं उनकी फोटो से बराबर शिनाख्त कर ली जाए कि वास्तव में वो आतंकवादी सारे मर गए या नहीं मरे। शिनाख्त हो जाती है, 6 के 6 आतंकवादी मार दिए जाते हैं। मारते मारते फिर दूसरा काम और करना है कि 11 MiG-21 विमान उस एयरपोर्ट पे पड़े हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि विमान हमारा पीछा कर लें, 11 के 11 विमानों को वहां पर उड़ा दिया जाता है। जितने पास के किसी कंटोनमेंट एरिया से जो ही खबर मिलती है 2 बड़े ट्रक सैनिकों के भर के आते हैं, उन सैनिकों को मार दिया जाता है और सारा काम समाप्त करके आखिरी विमान होता है, उड़ता है, उड़ करके कीनिया में आते हैं, कीनिया में रिफ्यूल करवा करके वापस सकुशल इजराइल पहुंच जाते हैं। तो साथियों, ये शताब्दी का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक, सबसे बड़ा कमांडो ऑपरेशन जो 3,500 किलोमीटर दूर जाकर के रचा गया। कहते हैं कि जो मजबूत बहादुर कौम होती है उसके लिए कोई भी खतरा कभी चैलेंज नहीं उपस्थित कर सकता, और ये इजरायली कमांडोज ने किया। तो साथियों, ये जो एपिसोड आज मैंने बताया है, इस एपिसोड का मतलब कोई क्राइम रिपोर्टिंग करना नहीं था। इस एपिसोड का सिर्फ एक ही मकसद था कि जब क्राइसिस सिचुएशन होती है उस समय लीडर किस तरह से काम करने वाला होता है, कितना काम तरीके से, कितना क्वाइट तरीके से, कितने इमोशनल बैलेंस के साथ जब लीडर काम करता है तो बड़े से बड़ी त्रासदी को भी, बड़े से बड़े क्राइसिस को भी कितना अच्छी तरह से मैनेज कर जाता है। साथियों नमस्कार, अगले हफ्ते फिर एक नए एपिसोड के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।